Hello everyone, my name is Manju Saraswat and again I am with the next topic, nationalism and imperialism. Nationalism and imperialism. चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो 19th सेंचुरी का जो लास्ट फोर्थ पार्ट था, तो उसमें नेशनलिज्म जो थी वो उतनी आइडियलिस्टिक और लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स उसमें नहीं रहे जितने कि फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी में थे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। जैसे सबसे पहले हम इम्पीरियलिज्म यानी कि जो साम्राज्यवाद है, राजतंत्र है, और नेशनलिज्म यानी कि जो राष्ट्रीय फीलिंग्स यानी कि राष्ट्रवाद है, वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हुए, क्या हुआ, क्या कैसे टेंशन्स बढ़ी, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो 19th सेंचुरी का जो लास्ट फोर्थ पार्ट था उसमें जो नेशनलिज्म थी, है ना, नेशनलिज्म अब बहुत ज़्यादा उतना जितना कि जो फर्स्ट हाफ था उतनी आइडियलिस्टिक, लिबरल और डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स अब उतने नहीं रहे थे। अब जो नेशनलिज्म जो थी अब वो क्या एक लिमिटेड एम्स और प्रिंसिपल्स, नैरो प्रिंसिपल्स बन के रह गए थे, है ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिटीज़ जो थे अब वो क्या होने लगे थे, वो ऐसे हो गए थे कि हमेशा आपस में लड़ तैयार रहते थे, हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते थे। तो जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी, है ना, उन लोगों ने किस तरीके से जो उनके अंडर कंट्रोल्ड जो कॉलोनीज थी, पर्सन्स जो थे, है ना, उनकी जो आकांक्षाओं को, फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को किस तरीके से उन्होंने मैनिपुलेट किया था, ये सारे एग्जाम्पल्स अभी आप इसने को मिलेंगे इस सब यूनिट में। तो मोस्ट जो सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन्स जो रहीं वो रही यूरोप में आफ्टर 1871 के बाद में, और इसका जो एरिया बना नेशनलिस्ट टेंशन का जो एरिया बाल्कन, है ना। तो यहाँ पर आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेशनलिस्ट टेंशन्स इन बाल्कन। तो वेयर इज़ बाल्कन? बाल्कन यू आर सीइंग इन दिस मैप। सो ये यूरोप के साउदर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको देखने को आप देख सकते हैं। ये जो वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है इसमें आपको जो बाल्कन देखने को मिलेगा वो यहाँ, है ना, इटली के पास में जो साउदर्न यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ, यहाँ पर ये बाल्कन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, कि बाल्कन इशू बिकेम द रीज़न फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कि मतलब ऐसा क्या हुआ बाल्कन में कि जो इसका जो इशू था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीज़न बन गया, है ना। तो बाल्कन रीज़न आपको जैसे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या था कि द बाल्कन वॉज अ रीज़न ऑफ जोग्राफिकल एथनिक वेरिएशन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन था। यहाँ पर जो आज के टाइम पे जो रीजन्स हैं जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, तो ये सारे जो रीजन्स थे उस समय उसमें शामिल थे। और इनको किसके इनहेबिटेंट्स के तौर पे जाना जाता था? इनको स्लेव्स के इनहेबिटेंट्स के तौर पे जाना जाता था। तो बहुत ज़्यादा जो पार्ट था बाल्कन का वो किसके द्वारा अंडर कंट्रोल था? ये बहुत ज़्यादा जो पार्ट था ये ऑटोमन एम्पायर के द्वारा अंडर कंट्रोल था। और यहाँ पे ये सारे जो रीजन्स थे, यहाँ पर एथनिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा था, डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, है ना।
तो यहाँ जो आइडिया था, द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ द रोमांटिक नेशनलिज्म इन बाल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, कि किस तरीके से यहाँ पर कंडीशंस जो थी वो एक्सप्लोसिव हो गई, है ना, विस्फोटक हो गई, और ऑटोमन एम्पायर किस तरीके से ब्रेक हुआ यहाँ पर। जो जैसे ही लोगों के अंदर जो फीलिंग, रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज हुई, तो यहाँ रोमांटिक से मतलब है कि अपने नेशन के लिए जो लोग फील करते हैं, लव फॉर द नेशन, जो फीलिंग थी वो जब एमर्ज हुई, तो किस तरीके से जो एक्सप्लोसिव सिचुएशन हो गई थी ऑटोमन एम्पायर के लिए, और वहाँ बाल्कन में जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी, है ना। तो जो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज़ जो थे वो किस तरीके से ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से बाहर, इसको हम सब्जेक्ट राइट कर देते हैं, है ना। तो नेशनलिटीज़ ब्रोक अवे फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल एंड डिक्लेयर्स देयर इंडिपेंडेंस, और अपनी अपनी वो डिक्लेयर जो है अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करने लगे, ठीक है। तो अब इसमें आप जो है वो आप ये देखने को मिलेगा कि द बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम। अब वो बाल्कन के जो लोग थे, वो जो पीपल थे, वो किस तरीके से अपना इंडिपेंडेंस को क्लेम करने लगे, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए क्लेम करने लगे, है ना, अपनी नेशनलिटीज़ के आधार पे, कि उनका क्या मानना था कि वो अपनी हिस्ट्री के थ्रू ये प्रूव करना चाहते थे कि कभी वो क्या थे, वो कभी जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, और जो फॉरेन जो पावर्स हैं किस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने उनके ऊपर कंट्रोल, है ना, कर लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार जो रेबेलियस नेशनलिटीज़ थे बाल्कन में, है ना, तो थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल, तो किस तरीके से वो प्रयास करने लगे, एफर्ट्स करने लगे, किसके लिए, अपनी खोई हुई इंडिपेंडेंस के लिए वो किस तरीके से प्रयास करने लगे थे। और जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा वर्स हो गई थी। तो बिकॉज द बाल्कन ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ द बिग पावर राइवलरी, जो क्योंकि बाल्कन को अपने जो बड़े बड़े कंट्रीज़ थे जो आपस में दुश्मनी रखे हुए थे, है ना, तो उनके लिए ये किस तरीके से मुद्दा बन गया था राइवलरी का, कि द बाल्कन स्टेट्स वर फर्स्टली जेलस ऑफ ईच अदर, जो आपस में ये लोग जलते थे जितने भी इसमें बाल्कन के जो स्टेट्स थे, और वो के अपनी अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड कर रहे थे, एक दूसरे से ज़्यादा बढ़ा रहे थे। और जो सिचुएशन थी बाल्कन में वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई कि जब बिग पावर्स जो थी उसको उस मुद्दे पर क्या हो गई, खुलकर सामने आई थी। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस इंटेंस राइवलरी अमंग द, कौन कौन सी थी ये पावर्स, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, एस्ट्रो हंगरी, है ना, तो ये जो थे इनमें इनके लिए खुल के सामने आने लगे थे। तो दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे बाल्कन प्रॉब्लम्स अनफोल्डेड, और ज़्यादा सिचुएशंस इस तरीके की हो गई थी। ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, एस्ट्रो हंगरी, वॉज कीन टू कंट्रिंग द होल्ड द पावर, यानी कि इस पर हर एक क्या अपनी पावर को एक्सटेंड करना चाहता था, है ना। तो ये राइवलरीज जो थे अपनी पावर को इस पर एक्सटेंड करना चाहते थे। तो दिस लेड अ सीरीज ऑफ वॉर, अब यहाँ जो थे बहुत ज़्यादा युद्ध हुए, इस तरीके से यहाँ पर सीरीज ऑफ वॉर हुए, और फाइनली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो भी स्टार्ट हुआ यहीं से। तो इस तरीके से जो सिचुएशन थी वो कैसे एक्सप्लोसिव हो गई बाल्कन में, उसका रीज़न ही एक था कि वहाँ पर डिसइंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा था, आपस में एक दूसरे से जलन थी, ईर्ष्या थी, और लोग जो थे अपनी अपनी पावर को एक्सटेंड करना चाहते थे। ऑटोमन एम्पायर, जैसे जैसे फीलिंग्स जो थी नेशनलिस्ट की स्प्रेड आउट हुई, तो वहाँ पर लोग ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते थे। इस तरीके से काफ़ी जो स्टेट्स थे उससे बाहर निकलने लगे। तो जो सिचुएशन थी वो बहुत एक्सप्लोसिव हुई, और जो बड़े बड़े कंट्रीज़ थे वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने लगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो नेशनलिज्म अलाइंड विद द इम्पीरियलिज्म लेड यूरोप टू द डिजास्टर, किस तरीके से जो राष्ट्रवाद है वो किससे जुड़कर, इम्पीरियलिज्म से जुड़ गया, यानी नेशनलिज्म किससे जुड़ गया, इम्पीरियलिज्म से जुड़ गया, जिसकी वजह से यूरोप में यूरोप जो था डिज़ास्टर हुआ यूरोप में 1914 में।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज, जो भी कंट्रीज जैसे कि इंडिया भी कॉलोनाइज था यूरोपियन पावर 19th सेंचुरी में। तो आपने देखा कि वहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ ऐसे थे जहाँ पर यूरोपियन पावर ने कॉलोनाइज़ किया हुआ था उन कंट्रीज़ को, वो सभी जगह इम्पीरियल डोमिनेशन का विरोध होने लगा। एंटी इम्पीरियल जो मूवमेंट्स इम्पीरियल जो मूवमेंट्स थे वो डेवलप होने लगे सभी जगह। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन द सेंस ऑफ दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन, अभी ये सब लोग क्या थे, इंस्पायर्ड हुए कलेक्टिव नेशनल यूनिटी से, और ये सभी क्या करने लगे, ये मूवमेंट करने लगे फॉर देयर टू डेवलप देयर नेशन स्टेट, है ना। तो ये सभी जो थे वो इंस्पायर्ड थे स्पिरिट ऑफ द नेशनलिज्म। हाउएवर द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इज एक्सेप्टेड एज द नेचुरल एंड यूनिवर्सल, और पूरे संसार में जो था ये इस आइडिया को, जो नेशन स्टेट का जो आइडिया था नेशनलिज्म को, पूरे संसार में नेशन स्टेट के इस आइडिया को एक्सेप्ट किया गया। तो किस तरीके से नेशनलिज्म जो थी इम्पीरियलिज्म से जुड़ के यूरोप में डिजास्टर आया, लेकिन किसी भी अदर जो कॉलोनियल जो कंट्रीज़ थे उन लोगों ने इनके जो थॉट को, यानी कि अदर जो इंस्पायर हुए थे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के लिए, वहाँ पर इंस्पायर तो हुए थे कलेक्टिव नेशनल यूनिटी से, है ना। और लेकिन उनकी अपने अपने उन्होंने नेशनलिज्म का उनका अपना थॉट था, अपने तरीके से डेवलप करना चाहते थे, यानी कि यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ द नेशनलिज्म वर नाउ एवर रेप्लिकेटेड। वो जो यूरोप में नेशनलिज्म जिस तरीके से डेवलप हुआ, वो कहीं और दोबारा से वो चीज़ नहीं हुई, उस तरीके से नहीं हुई। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ द नेशनलिज्म। हर एक अलग अलग नेशन ने अपने जो नेशनलिज्म थी उसका एक अपना ही तरीका सेटअप किया था, एक अपना ही तरीका था उसका अलग। ठीक है, तो अपना ही अलग मीनिंग था, वो जो यूरोपियन वे था वो रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरे संसार में एक्सेप्ट किया गया। तो अभी जो हम आगे इसके बारे में रिपीट कर लेंगे, बिकॉज चैप्टर इज़ टू लेंदी, और अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स डिमांड we have to summarize this chapter. So in the next video we will summarize this chapter, so watch in next video. Thanks for watching.